हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं पिछले 5 to 6 डेज से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली एक मेडिकल इशू हो गया था, मेरा लेफ्ट ईयर और राइट ईयर में इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा सा। और मैं तो आप सभी को भी ये एडवाइस दूंगी, आप लोग कभी भी अपने ईयर में कुछ भी ना डालें। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक ईयरबड डाल दिया था। मैंने सोचा था कि ईयरबड से तो क्या ही होगा, बट वो शायद थोड़ा मैंने ज़्यादा अंदर तक इंसर्ट कर दिया था। तो आप लोग अपने ईयर्स में कुछ भी ना डालें। स्पेशली जो ENT डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि नेचुरली अगर आपके ईयर में कभी पेन होता है या फिर इचिंग होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसे कोशिश मत करना खुद ही कि आप लोग खुद ही डाल के खुद ही उस चीज़ को क्योर कर ले। ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन खुद कुछ भी ना करें क्योंकि जो ईयर का जो पार्ट है वो बहुत डेलिकेट होता है। सो उसी रिगार्डिंग मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। सो अब हम डेली अपना एनालिसिस करेंगे और जो हमारी न्यूज़ रह गई है उनको हम फर्दर डेली मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक करके कवर करवा दूंगी। सो आइए आज का हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी, जो आपने थंबनेल पे भी देखी होगी, वो हमारा रहेगा आपका अर्मेनिया और अजरबैजान का जो आपका इशू है। इसको हम बोलते हैं वॉर इन कॉकेकस। मैंने यहाँ स्पेस तो मैं इसी में लिख दिया, थोड़ा कम पढ़ रहा था। तो ये समझ लेते हैं ये क्या होता है। बेसिकली क्या है कि ये आपका अर्मेनिया रीजन है और ये आपका अजरबैजान रीजन है, ठीक है। तो इनके बीच में एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख, ठीक है। और बेसिकली इस रीजन के ऊपर दोनों फाइट कर रहे हैं। अर्मेनिया वांट्स कि ये हमें मिल जाए और अजरबैजान वांट्स कि ये उन्हें मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने पावरफुल कैसे हो गए। तो बेसिकली अजरबैजान को आपका टर्की सपोर्ट कर रहा है और अर्मेनिया को आपका रशिया कर रहा है। ये इनिशियली फ्रेंड्स थे, लेकिन जब रशिया आपका जो है यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी हो गया तो आपका अर्मेनिया अकेला रह गया और अजरबैजान ने सारे वेपन्स वगैरह सब टर्की से लिए थे। सो बेसिकली ये रीजन जो है अब वो ज्यादा जो है अजरबैजान के फेवर में जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं आपके जो लैंग्वेज स्पीकिंग वो अर्मेनिया के ज्यादा पीपल रहते हैं और वो चाहते हैं कि ना हम अजरबैजान में मिले ना हम अर्मेनिया में मिले। दिस रीजन इज कॉल्ड कॉकस रीजन बिकॉज यहाँ पे आपके जो माउंटेन्स है, जो हिली एरिया है, उन पहाड़ियों को हम कॉकस पहाड़ियाँ कॉकस माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एकदम से कैसे स्टार्ट हो गई। बेसिकली जब आपका सोवियत यूनियन जो था डिसइंटीग्रेट हुआ, USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था, तब आपके बहुत सारी न्यू कंट्रीज बनी थी अराउंड 16। तो उसी में आपका अर्मेनिया और अजरबैजान भी बन गया था। रेफरेंडम हुआ, सबने बोल दिया हम अपना अलग रूल करेंगे अजरबैजान में, और अर्मेनिया वालों ने बोला हम अपना अलग करेंगे। लेकिन दिस इज द रीजन जो इनके बीच में रह गया नागोर्नो, और ये कहने लगे अब कि ये किसके पास आएगा। यहाँ के लोग जो है अर्मेनिया स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी मिलना नहीं चाहते हैं। तो तभी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई और अजरबैजान ने इनका जो आपका एक लिपचो पास है जहाँ से अर्मेनिया वाले अजरबैजान में जा सकते हैं। वो देखिए इस तरीके से कंट्री है, ये अर्मेनिया है। तो इनका एक छोटा सा आउटराइडेड जो पोर्शन है ये आपका ये वाला रीजन है और फिर बाद में आपका अजरबैजान रीजन है। तो ये जो इसका जो पास है ना जहाँ से ये लोग यहाँ आ सकते हैं, ये अजरबैजान ने जो है ब्लॉक कर दिया। सो अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अजरबैजान की हेल्प आपकी टर्की कर रहा है और अर्मेनिया के लिए रशिया है, बट रशिया इज बिजी विद यूक्रेन। सो अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। सो ये हमारी न्यूज थी। आई होप आपको बैकग्राउंड भी समझ में आया होगा कि कब से शुरू हुआ था। सो अब हमने नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। जो फर्स्ट पेज पे आपका आर्टिकल था, तिब्बतन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी, इस तरीके से आपने देखा होगा। बेसिकली इसमें हमारे दलाई लामा जी के बारे में और चाइना और तिब्बतन वाले इशू के बारे में बात की जा रही है। जो इसका बैकग्राउंड देखते हैं, जो चाइना है उन्होंने ऑक्यूपाई किया था तिब्बत आपका 1950 में बेसिकली, ठीक है। उस टाइम पे जो तब तक जो था तिब्बत आपका अलग था, लेकिन 1950 में तिब्बत जो है चाइना के अंडर आ गया था, उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई थी। फिर 1914 में चाइना एंड ब्रिटिश इंडिया ने आपका शिमला जो है कन्वेंशन जो साइन किया था, क्योंकि 14 में तो ब्रिटिश इंडिया था हमारा, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। तो उसमें यही था जो आपकी मैकमोहन लाइन है, LAC है, ये सब अरुणाचल प्रदेश की इधर की, ये सब आपका जो है डिफाइन कर दिया गया था कि कितनी टेरिटरी तिब्बत में आएगी और कितनी इंडिया का पार्ट है। लेकिन आफ्टर समटाइम्स इंडिया ने जो आपकी वो सीज फायर लाइन्स है वो भी तोड़ दी, जो आपकी कन्वेंशन थी वो भी तोड़ दी, ठीक है। 1954 में इंडिया रिकॉग्नाइजेस तिब्बत एज द पार्ट ऑफ चाइना। तो इंडिया ने कहा ठीक है तिब्बत ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज करते हैं चाइना का पार्ट। लेकिन वहां पर इतनी एट्रोसिटीज बढ़ गई कि चाइना ने तिब्बत में जो आपके बुद्धिज्म जो रिलीजन चल रहा था वहां के लोगों पे इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया कि वो लोग वहां से भाग के इंडिया में पनाह लेने लगे। सो वहां से जो दलाई लामा जो है वो भाग के आए और इंडिया में धर्मशाला में वो रहने लगे। तो तभी से वो तब से ही यहाँ रह रहे हैं। और अब चाइना को इस बात की खुंदक है कि इंडिया उनको
इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? वो हमारी कंट्री के, उनको वापस आना चाहिए, लेकिन वापस वो जाएंगे कैसे? क्योंकि वहां उनके लिए इतनी एट्रोसिटीज है, इतनी डिफिकल्टीज है। और साथ ही में 2014 में तिब्बतन गवर्नमेंट को इंडिया ने इन्वाइट किया था, और हम वैसे भी तिब्बतन गवर्नमेंट से अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं। सो चाइना इस चीज को लेकर नाखुश है कि हमारे साथ इतनी ज्यादा इंडिया और चाइना के रिलेशन आप सभी को पता ही है अच्छे नहीं है, लेकिन तिब्बत के साथ जो उसको अपना हिस्सा मानता है, ये इंडिया इस तरीके से ऐसे क्यों कर रहे हैं? सो ये हमारा इशू था। इसी वजह से अभी जो है ये आप देखोगे दलाई लामा जी जो है न्यूज में बने रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। बैंक्स टोल्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन बोरोवर्स लिंक टू सार्फेसी एक्ट। अब बेसिकली ये क्या है, अभी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स हैं, और साथ ही में एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उनको सार्फेसी एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन जो है देनी होगी। आई थिंक ये 2000 में आया था, सार्फेसी एक्ट 2000 या 2002 समथिंग का है। अब इस एक्ट में क्या था, आपके जितने भी लोन्स है वो दो तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, या तो सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं। जो आपके सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, इट मींस आपको लोन तब दिया जाएगा जब आप साथ में कुछ कोलेट्रल दे दोगे, मतलब जैसे आपने अपना घर गिरवी दिया, घर के कागज, कार दे दी, प्लॉट दे दिया, कोई भी चीज हो गई, आपने एज अ कोलेट्रल मतलब गिरवी में रख दिया है, तो उसके बदले आपको सिक्योर्ड लोन एक दे दिया जाएगा। ये इसलिए होता है जब वो पर्सन अगर डिफॉल्ट कर जाए, लोन वापस ना दे पाए, तो उसके कोलेट्रल को यूज करके जो बैंक है उसका अपना जो पैसा है वो रीगेन कर सके। एंड अनसिक्योर्ड में आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना होता है। तो अभी आरबीआई ने वही बोला है, सार्फेसी एक्ट के तहत कितने हमारे जो लोन्स है वो जो है डिफॉल्टर्स के पेंडिंग है, जो रिकवर करने हैं, या अभी उनका किस स्टेज पे जो है काम चल रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं अपनी। इसरो टेस्टेड CE20 E13 इंजन। अब बेसिकली ये आपका क्रायोजेनिक इंजन है। मैंने आपको बताया भी था, अभी हम जो अपना एक मिशन करने वाले हैं, दैट इज गगनयान। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो वायोनॉट्स हैं, वायोमित्राज हैं, उनको हम स्पेस में भेजेंगे, आउटर स्पेस में, अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर तक की हाइट की। और इससे पहले हम 3 बारी आपका वैसे मिशन करके देखेंगे जिसमें हम मैनिक्विन भी भेजेंगे। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन डमी टाइप आप बोल सकते हैं, और उसको हम भेजेंगे अप्रोक्सीमेट 600 किलोमीटर तक आउटर स्पेस में अर्थ से, ताकि हमें ये पता चल जाए वहां पे बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब ये होगा कैसे, श्री हरिकोटा आइलैंड से, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, तो श्री हरिकोटा आइलैंड से ये ऊपर स्पेस में जाएगा, वहां पे 5 to 7 डेज जो है स्पेंड करेंगे। ठीक है, और ये जाएगा आपका GSLV Mark 3 रॉकेट से, GSLV Mark 3। इसका मतलब है आपका जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल Mark 3, मतलब इसकी एक जनरेशन है। इसमें आपके 3 स्टेजेस होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सॉलिड जो आपको मैक्सिमम थर्स्ट प्रोवाइड करवा देगा, लिक्विड आपका जो है मिक्सचर होता है, आप उसको मैन्यूवर कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, सॉलिड में वो पॉसिबल नहीं होता है। और क्रायोजेनिक में आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वही इंजन है क्रायोजेनिक इंजन CE20 E13। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी इंजन की कैपेसिटी रहेगी उतनी उसकी लोड टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस इंजन से हम स्पेस में भेजेंगे। देन इसमें आपके 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, एक आपका इस तरीके से सर्विस मॉड्यूल रहेगा और एक आपका रिएक्टर मॉड्यूल रहेगा, जो इसको बार बार एनर्जी और थ्रस्ट प्रोवाइड करता रहेगा। और नीचे तो आपके रॉकेट प्रोपल्शंस लगे ही होंगे। तो स्पेस में ये इस तरीके से अटैच रहेंगे, बट जब आफ्टर 7 डेज की जर्नी के बाद बे ऑफ बंगाल में आपके ये गिरने लगेंगे, तो आपको सर्विस मॉड्यूल जो है और ये जो आपका रिएक्टर मॉड्यूल है, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये आपका बे ऑफ बंगाल में जो है गिर जाएगा, और यहाँ से हमारे जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, रशिया में ट्रेनिंग कर चुके हैं, और ये हमारे एयरफोर्स के बिल्कुल वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं। सो अभी ये न्यूज थी कि हमारे जो गगनयान की फर्स्ट 2 फ्लाइट्स हैं, वो जो इनिशियल फ्लाइट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है नहीं भेज सकते, क्योंकि इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, RLV की। क्योंकि आपका पहुंचाना आसान होता है स्पेस में, लेकिन वापस आना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमें एक शार्प एंगल बनाना होता है, इस तरीके से ना वो ज्यादा ही शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा शार्प हुआ तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है वो बर्न हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और अगर ज्यादा ही आपने डेलिकेट बना दिया इस तरीके से बिल्कुल अंदर से, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा अर्थ के, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो भी पता नहीं वो कहा जाएगा। सो हमें बिल्कुल एक प्रिसाइज एंगल चाहिए होता है। उसी के लिए हमने सोचा हम पहले 3 फ्लाइट्स करेंगे एटलीस्ट, उसके बाद हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो अभी वही फ्लाइट टेस्ट चल रही है। इसमें जैसे एक आपका पैड टेस्ट भी है, पैड अलर्ट टेस्ट, मतलब ये टेस्ट हम पहले करके देखेंगे। आपका क्रू मॉड्यूल है, ये सब चीजें, और ये RLV टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। कि हम इसको अब जब हमारा सर्विस मॉड्यूल दोबारा हमारे पास आ जाएगा, अब तक क्या होता था वो स्पेस में ही रह जाता था, क्योंकि हम वापस तो लेके नहीं आना होता था, तो इसको हम फर्दर भी यूज कर पाएंगे, रीयूज कर पाएंगे।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, कॉफी इज अ यूनिफाइंग फोर्स दैट कैन ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। बेसिकली ये कॉफी के ऊपर है आर्टिकल। इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग, जो कॉफी आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम। इससे पहले 4 कंट्रीज में हो चुका है, 5th जो अभी प्रोग्राम होगा वो इंडिया में होगा आपका, लेकिन इंडिया के लिए वो फर्स्ट टाइम है। ठीक है, आपकी जो कॉफी है उसमें कौन कौन होता है, आपका एक कॉफी बोर्ड होता है, इसके मतलब इसको लीड कौन करते हैं, अंडर कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मैस्कॉट रहेगा आपका कॉफी स्वामी। और ये जो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी 1963 में फॉर्म हुई थी, और इसमें इंटर गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने मिलकर इसको फॉर्म किया था। अब देखते हैं इंडिया इसका मेंबर है। यस, इंडिया इसका मेंबर है ऑब्वियसली। इंडिया में हम लार्ज स्केल पे सदर्न स्टेट्स में आपकी और साथ ही में आपकी ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो भी करते हैं। ठीक है, 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम कॉफी के, और फर्स्ट टाइम इन 1670s जो है इंडिया में कॉफी आई गई थी, मतलब 17th सेंचुरी के टाइम पे। उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने उसको ग्रो करना स्टार्ट किया ऑन अ लार्ज स्केल। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, जहाँ से आपको यूपीएससी या मेजर आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, 150 to 250 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए होती है। इसको सोल चाहिए लोमी या फिर आयरन और कैल्शियम से, जैसे आपको जो वोल्केनिक सॉइल होता है रेड सा जो होता है, जिसमें आयरन और कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा होती है, वो सॉइल। ठीक है, आपका अब ग्रो कहाँ करते हैं, आपका आंध्र प्रदेश में करते हैं। अराकू वैली एक बहुत ही फेमस वैली है। ठीक है, वहां पे बहुत ही सुंदर जगह है। साथ ही में आपका मैक्सिमम जो कॉफी ग्रो की जाती है इंडिया में वो कर्नाटका में की जाती है। अब आपका प्रीवियस जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है कॉफी का जो बोर्ड है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है। इसमें 33 मेंबर्स रहते हैं और इसके हेडक्वार्टर है हमारे बेंगलुरु में। साथ में मैंने आपको 3 हेडक्वार्टर्स और लिख दिए जो आप लर्न कर लेना, मैच द फॉलोइंग में कभी भी पूछा जा सकता है कि आपके कॉफी के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, रबर के आपके कोटायम में है, साथ ही में टी के आपके कोलकाता में है और टोबैको के आपके गुंटूर में है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आज का अपना हिंदू एनालिसिस जो है खत्म करते हैं, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।